नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश भर में चुनावी सरगर्मी रफ्तार पकड़ चुकी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश प्राप्त करने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे आपको क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत। राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं से चर्चा में जुड़ेंगे हमारे साथ खास मेहमान भी। लेकिन आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश और सबसे पहले नजर डालते हैं चुनावी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 98 सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा। नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, दयानिधि मारन समेत कई दिग्गजों ने किया नामांकन। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर नामांकन का कल आखिरी दिन। नामांकन के साथ ही पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया चुनावी शंखनाद। तमिलनाडु में भी बीजेपी और डीएमके नेताओं ने प्रचार में झोंकी ताकत। सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी में मचा घमासान। शिवसेना यूबीटी की लिस्ट आते ही प्रकाश आंबेडकर ने तोड़ा गठबंधन। कांग्रेस और एनसीपी के शरद पवार गुट भी नाराज। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेडी ने जारी की 9 उम्मीदवारों की पहली सूची। प्रणव प्रकाश दास को संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा। पडाली मक्कल काची यानी पीएमके ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। ममता बनर्जी के खिलाफ विवादित बयान के लिए भाजपा नेता दिलीप घोष और कंगना रनौत को लेकर विवादित पोस्ट के मामले में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को चुनाव आयोग का नोटिस। 29 मार्च शाम 5 बजे तक मांगा जवाब। पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी के लिए डीएमके नेता अनीता राधाकृष्णन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। और अब देख लेते हैं खबरों को विस्तार से। लोकसभा चुनाव की बढ़ती सरगर्मियों के बीच पहले चरण के लिए बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन किए। पहले चरण के लिए बिहार की 4 सीटों को छोड़कर बाकी 98 सीटों पर नामांकन का आज आखिरी दिन था। इसी वजह से बड़ी तादाद में उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। इस दौरान रैलियां और रोड शो भी देखने को मिले। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस, बीजेपी समेत विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में नामांकन किए। इस दौरान भव्य रोड शो और रैलियों के जरिए उम्मीदवारों का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। पश्चिम त्रिपुरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बिप्लव कुमार देव ने भव्य रोड शो के बाद नामांकन किया। केंद्रीय मंत्री और अलवर से बीजेपी उम्मीदवार भूपेंद्र यादव, जयपुर से बीजेपी उम्मीदवार मंजू शर्मा, बीकानेर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने भी नामांकन पत्र भरा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद और नैनीताल उधम सिंह नगर से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट ने भी नामांकन किया। तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कोयम्बटूर और रानीपेट से पीएमके उम्मीदवार एडवोकेट के बालू ने नामांकन किया। हम निश्चित रूप से 400 से ज्यादा सीटें एनडीए विजयी होगी, ये मेरा विश्वास है। और पूरे देश का माहौल है कि देश का भविष्य बदलने के लिए गांव, गरीब, मजदूर, किसान का अगर कोई कल्याण कर सकते हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। ये विश्वास लोगों में जगा है। ये पूरा जो प्यार बरस रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर बरस रहा है। लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के लिए ही ये जनता का इतना उत्साह और प्रेम आपको नजर आ रहा है। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और विपक्षी दलों के उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किए। जयपुर शहर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास ने नामांकन दाखिल किया।
इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। हरिद्वार से कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत ने नामांकन पत्र दाखिल किया। तमिलनाडु की करूर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ज्योतमणि ने नामांकन किया। डीएमके नेता दयानिधि मारन ने सेंट्रल चेन्नई सीट से और कोयम्बटूर से डीएमके उम्मीदवार जीपी राजकुमार ने नामांकन किया। जनता का आशीर्वाद रहा तो जिन लोगों ने आज ये कह दिया कि बीजेपी तो जयपुर से जीत गई, जीत सुनिश्चित है, उनको वोट नहीं चाहिए। लेकिन मैं गहलोत साहब और रणदावा साहब की उपस्थिति में हाथ जोड़ के जयपुर के लोगों से हाथ गर्दन झुकाकर वोट मांग रहा हूं। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। पहले चरण की 98 सीटों पर नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया, लेकिन पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर होली के चलते नामांकन करने की अंतिम तारीख 28 मार्च रखी गई है। इस बीच 28 मार्च से दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो पहले चरण की 102 सीटों में से 98 के लिए नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं। बिहार की 4 सीटों पर नामांकन कल होगा। और किस तरह से पहले चरण का है चुनावी घमासान, इसी पर बात करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार हितेश शंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का घमासान देखते हैं। अगर पहले चरण की ये 102 सीटें, अगर पिछली बार के परिणाम देखें तो इन सीटों पर बीजेपी ने 47 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। एआईएडीएमके का प्रदर्शन अच्छा था और बाकी अन्य को एक एक सीट हासिल हुई थी। तो किस तरह की चेहरों की चुनौती है आप देखते हैं, किस तरह की विभिन्न दलों की तैयारी और रणनीति आपने देखी? देखिए, मैं जो आपने कहा कि भाजपा और एआईएडीएमके में, इस पर अगर फोकस करूं तो भाजपा का स्ट्राइक रेट बहुत ज़ोरदार रहा था। और अभी हम महाराष्ट्र का भी पैकेज में देख रहे थे तो जैसे प्रकाश आंबेडकर अगर अकोला से लड़ते हैं और 9 अन्य उम्मीदवारों का वो ऐलान कर देते हैं, तो भाजपा के विरोध में जो एकता को आकार लेता हुआ विपक्षी दल देख रहे थे, आज उनका दिल बैठ जाने वाला दिन है। ये खाली 9 सीटों की बात नहीं है, ये एक बड़े वोट बैंक की बात भी है और विदर्भ क्षेत्र के लिए इसमें बड़े संकेत छिपे हुए हैं। और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की अगर हम प्रदर्शन को आंकें तो 435 सीटों पर लड़ा था, जिसमें से 303 जीती थी। और तमिलनाडु की जो आपने बात की, तो इस बार एआईएडीएमके तमिलनाडु में साथ नहीं है और पंजाब में अकाली दल साथ नहीं है। दो अगर उसके साथ के लोग अगर अलग हैं तो एक अच्छा प्रदर्शन करती हुई पार्टी के पास उसकी किटी में 50 से ज्यादा अतिरिक्त सीट हैं जहां पर वो काम करके अपना प्रदर्शन सुधार सकती है। और आज की तमिलनाडु की स्थिति खासतौर से ये है कि भाजपा के असर वाला क्षेत्र वो नहीं गिना जाता था, मगर 5 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा विरोधियों को तरंगित कर रही है, बेचैन कर रही है, परेशान कर रही है। वो दक्षिण के दरवाजे, कर्नाटक की बात थी, मगर वो तमिलनाडु से भी खुलते हुए मुझे दिखाई देते हैं। बिल्कुल, आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा से लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया। सीएम योगी ने धर्मनगरी मथुरा में लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी के पक्ष में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया और उसके बाद मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की प्राथमिकताएं बताई और कहा कि किसी के लिए फैमिली फर्स्ट है, लेकिन पीएम मोदी के लिए राष्ट्र प्रथम है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा होने के साथ ही प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में ही मतदान होना है। ऐसे में प्रदेश में बीजेपी और डीएमके समेत सभी दलों के उम्मीदवारों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। चेन्नई दक्षिण से भाजपा उम्मीदवार तमिलिसाई सुंदरराजन ने चेन्नई के कोयम्बेडू से अपना चुनाव अभियान शुरू किया, तो वहीं डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने अराकोणम संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे पार्टी उम्मीदवार जगत रक्षागन के समर्थन में अरकोट बस स्टेशन पर चुनाव प्रचार किया। इनके अलावा अन्य दलों के उम्मीदवार भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं।
और इसी बीच पट्टाली मक्कल काची यानी पीएमके के संस्थापक एस रामदास और अध्यक्ष अमुमणि रामदास ने लोकसभा चुनाव के लिए संयुक्त रूप से चेन्नई में पार्टी कार्यालय में चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र में कहा गया है कि शिक्षा और रोजगार में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा भी पीएमके के घोषणा पत्र में कई लोकलुभावन वादे किए गए हैं। बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा की सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल ने भी 9 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसकी घोषणा बीजेड सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की। बीजेडी ने संबलपुर लोकसभा सीट से धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अपने सबसे मजबूत नेता संगठन मंत्री प्रणव प्रकाश दास को उम्मीदवार बनाया है। ओडिशा सरकार में मंत्री सुदाम मरांडी मयूरभंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान दिलीप तिर्की सुंदरगढ़ सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद जुएल ओराम का सामना करेंगे। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 7वीं सूची जारी कर दी है। इसमें महाराष्ट्र और कर्नाटक की 2 सीटों के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र के अमरावती से नवनीत राणा और कर्नाटक के चित्रदुर्ग से गोविंद करजोल को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। स्वागत है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण के लिए कल से नामांकन शुरू होने जा रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन की एकजुटता अभी भी नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। शिवसेना यूबीटी ने एक तरफा तौर से पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, तो पहले से ही नाराज चल रही प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी उम्मीदवारों की पहली सूची में 8 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिसके बाद एमवीयू में शामिल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के बीच सीट बंटवारे पर तकरार फिर खुलकर सामने आ गई है। शिवसेना यूबीटी की ओर से मुंबई की 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने न सिर्फ नाराजगी जताई, बल्कि कांग्रेस आला कमान से गठबंधन तोड़ने की अपील भी कर डाली। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने कहा कि शिवसेना यूबीटी ने सांगली और भिवंडी सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर ठीक नहीं किया और उन्हें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कांग्रेस के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप अभी भी इंटरवीन करिए, नहीं तो अलायंस तोड़िए। अगर पार्टी को बचाना है तो अलायंस तोड़िए और मैदान में उतरिए, लेकिन आप शिवसेना के साथ अलायंस करके अपने आप को हमेशा के लिए खत्म करने का जो फैसला कर रहे हैं वो बहुत ही आत्मघाती है पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसका असर पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, महाराष्ट्र से बाहर भी पड़ेगा। वहीं संजय निरुपम के इस बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, निरुपम कौन है मुझे नहीं पता, हमारी पार्टी में अनुशासन है और एक बार जब उद्धव ठाकरे घोषणा कर दें तो बात खत्म हो जाती है। वहीं प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के महाराष्ट्र में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने के फैसले पर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने भी करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा, प्रकाश आंबेडकर की कथनी और करनी में अंतर है और ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझकर हमें उलझाए रखा। आपकी कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है। हम तो शुरू से चाह रहे थे कि आप हमारे साथ आए। हम बाबा साहब आंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, आप उनके परिवार से आते हैं, आप कैसे परिवारवाद का आरोप लगा सकते हैं? तो हम समझते हैं कि आपने एक जानबूझकर हमको उलझाए रखा। ये आप पहले कह देते कि आपको अलग से लड़ना है, हम स्वागत करते आपके अलग से लड़ने का। लेकिन जब सारी बैठकें हो गई, जब अब कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव में, आपने अचानक यह फैसला लिया। दुर्भाग्यपूर्ण है, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हम जाकर गांव-गांव दलित समाज को, वंचित समाज को बताएंगे कि उनके ऊपर आपने कितना बड़ा अन्याय किया है। वहीं मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा क्षेत्र से शिवसेना यूबीटी की ओर से उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाने के बाद एनसीपी शरद पवार गुट की नाराजगी भी खुलकर सामने आ गई। एनसीपी शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि मुंबई और पड़ोसी शहरों में एनसीपी को एक भी सीट नहीं मिलने से एनसीपी शरद पवार गुट खुश नहीं है।
और इस बीच शरद पवार ने भी सभी पार्टी नेताओं की बैठक की, जिसमें आम चुनाव की तैयारियों के बारे में चर्चा हुई। बैठक में पार्टी के सभी नेता, पदाधिकारी, विधायक और सांसद शामिल हुए। माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के दलों की ओर से इस तरह एक तरफा सीटों की घोषणा से शरद पवार भी नाराज हैं। तो महागठबंधन की ये जो रार है ये खुलकर सामने आ गई है। क्या कुछ इससे संकेत निकलते हैं, क्या कुछ असर होगा, हम जानेंगे अपने संवाददाता से। शिशिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हितेश शंकर भी जुड़े हुए हैं। शिशिर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, ये जो लड़ाई है खतरे के निशान से लगता है कि ऊपर पहुंच गई है? बिल्कुल, देखिए रमा, इस वक्त अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जैसे ही शिवसेना की तरफ से जो प्रत्याशियों की सूची जारी की जाती है, हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी में जो है हर जगह जो है नाराजगी का सुर दिखाई दे रहा है। खासतौर पर जो महाविकास आघाड़ी के मित्र पक्ष है, शिवसेना कांग्रेस, एक दूसरे के सामने खड़ी दिखाई दे रही है, तो वही शिवसेना एनसीपी भी एक दूसरे के सामने खड़ी दिखाई दे रही है। कारण काफी स्पष्ट है, क्योंकि कई दौर की बातचीत इन सभी पक्षों में, इन सभी दलों में पिछले गत एक महीने से हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है और जल्द ही इस पर सीट शेयरिंग का फैसला आ जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने भी सूची जारी कर दी और जब आज शिवसेना के द्वारा, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा जो है उनकी सूची अगर सामने आती है तो ऐसे में कांग्रेस भी नाराज होती है। तो वही जिस प्रकार से हमने देखा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी नाराज होते हैं, इसके पीछे का कारण मुंबई है। मुंबई की सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस को जो है सीट नहीं दी गई, इसलिए कांग्रेस जो है इससे आहत है। और इस सीट पर अगर देखा जाए तो संजय निरुपम भी इंटरेस्टेड थे कि उनको मुंबई की एक लोकसभा सीट जो है उस पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। इस प्रकार से प्रयास भी किए जा रहे थे और जब आज सूची जारी आई तो इससे जाहिर सी बात है कि संजय निरुपम का बयान मैंने देखा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ ही सालों पहले महाराष्ट्र में, खास तौर पर मुंबई में कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, राष्ट्रवादी के विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब शिवसेना ने उनको एक भी सीट नहीं दी है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के शरण में जा चुकी है, ये आरोप उन्होंने लगाए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही, अपने पार्टी को, स्वयं की पार्टी को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले समय में जो है वो अपक्ष भी खड़े हो सकते हैं। तो ये बड़ी फूट हम कह सकते हैं, बड़ा बयान कह सकते हैं। हालांकि सिर्फ संजय निरुपम का बयान नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र कांग्रेस के जो बड़े नेता है बाला साहेब थोरात, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गठबंधन है, गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए था शिवसेना को, जो उन्होंने नहीं किया। तो इस प्रकार से कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। वही दूसरी ओर अगर बात करें राष्ट्रवादी कांग्रेस के, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आहत है कि उनको एक भी सीट जो है मुंबई में नहीं मिली है। हालांकि इन सब के ऊपर शिवसेना को जब पूछा गया तो शिवसेना ने स्पष्ट कर दिया कि इस गठबंधन में कुछ सीटों पर उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। मसलन अगर बात करें रामटेक लोकसभा सीट की, जो कि प्रथम चरण में चुनाव ले जाने वाला है, उस सीट को उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता जो है उन्होंने कहा कि हमने उस सीट को कॉम्प्रोमाइज किया है। तो ऐसे में कुछ चीजों को अगर हमने कॉम्प्रोमाइज किया तो हमने उस वक्त कुछ कहा नहीं, तो आज हम हमारी सीट जब अनाउंस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बाकी अन्य पार्टी का उसमें कोई हक नहीं बनता है। तो ये कहीं ना कहीं बातें सामने आ रही है। तो ऐसे में क्या अब बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी, बिल्कुल एक बड़ी चुनौती जो है गठबंधन के सामने ही पैदा हो गई है। हितेश जी, आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे चुनावी जंग से पहले ही ये सियासी घमासान आपस में ही किस तरह का रंग लेता दिख रहा है। देखिए, एक तो महाराष्ट्र को समझना है तो राजनीतिक दलों के अपने कंपोजिशंस को भी समझना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उसके आधार पर भी उसका एक अलग विभाजन दिखाई देता है। मराठवाड़ा जो क्षेत्र है, छत्रपति संभाजी डिवीज़न है, या खानदेश है जो उत्तर भाग है नासिक वाला, या विदर्भ, अमरावती और नागपुर वाला क्षेत्र, तीनों जगह के मुद्दे अलग हैं, वहाँ के छत्रप अलग हैं। कहीं पर शेतकरी का मुद्दा है, कहीं पर दलितों का मुद्दा है, कहीं पर बड़े राजस्व देने वाले क्षेत्र हैं, और उसके लिए सीमित प्रभाव वाले लोग जब गठबंधन में अपनी क्षेत्रीय स्थिति से बाहर जाकर जोर आजमाइश करते हैं तो गठबंधन टूटते हैं। वहां वास्तव में उनका उतना हनक नहीं है, मगर गुस्से में, ताव में आकर बाहर जाकर ताल ठोकते हैं। और इससे होता यह है कि चुनौती देने में जो समग्रता में आगे बढ़ सकते थे वो संभावनाएं वो खो देते हैं। और इस पूरे परिदृश्य को थोड़ा सा और अगर बड़े सिनेरियो को देखा जाए तो मैं 3 जगह की बात करूंगा।
महाविकास आघाड़ी को चोट लगने की बात है, जहां पर शिवसेना और कांग्रेस आमने सामने है। इसी तरह से बिहार में राजग और कांग्रेस आमने सामने है। पंजाब, गुजरात और दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आई हैं। यानी कांग्रेस जो पूरे देश में अभी भारत जोड़ो यात्रा के साथ अपना एक फेस प्रोजेक्शंस के साथ वो कुर्सी के लिए चल रही थी, मगर बाकी राजनेताओं की हसरतें उस कुर्सी में दीमक लगाने का काम पहले कर रहे हैं। जैसे बिहार में कांग्रेस बोलती इससे पहले लालू प्रसाद यादव ने वहां पर न सिर्फ अपने उम्मीदवार उतार दिए, बल्कि ये भी कह दिया कि अब तो ये हो चुका है, अगर आपको इससे संतोष नहीं है सीटों से तो आप अपना रास्ता लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आज जो महाराष्ट्र में हुआ वो हमने देखा है। इससे पहले गुजरात में और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ जो व्यवहार किया है, यानी जो पार्टी लीड करना चाह रही है उसे छोटा करके दिखाना, तो वास्तव में ये जो गठबंधन के लिए तरह तरह के समीकरण बिठाए गए थे, बड़ा अटपटापन हो गया। जिसे लीड करना है उसी को बौना साबित करने का काम तीनों चारों क्षेत्रों में हुआ है। बिल्कुल टूटती नजर आ रही है और एक इसका बड़ा असर भी पड़ने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया नितेश जी, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और शिशिर आपका भी बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।